नमस्कार, होम बिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से, जहां 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अभी से रणनीति बनाने में जुट गए हैं। आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी के वोटर्स तक पहुंच बनाना और जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाना बताया जा रहा है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में मायावती के नेतृत्व वाली भाजपा इस समय समिति प्रतिनिधित्व के साथ मौजूद है। ऐसे में संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को धार देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सूत्र के मुताबिक मायावती ने कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय होने के निर्देश दिए हैं और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। वहीं 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी भी की जा रही है। इस दिन को पार्टी मिशन 2027 के आगज के रूप में इस्तेमाल करेगी। बताया जा रहा है कि इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों को एकजुट कर आगामी चुनावी अभियान का बिगुल फूंका जाएगा। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। बसपा कार्यालय पर अहम बैठक हो रही थी। तमाम नेता और जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक से अब निकल रहे हैं। सर, लगभग 1.5 घंटे की ये बैठक चली। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी बैठक में मौजूद रहीं। क्या कुछ रणनीति बनाई गई, क्या कुछ तैयारियां को लेकर चर्चा की गई 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर? वो तो हमारी पार्टी के इंटरनल बूथ स्तरीय जो वो चल रहा है उसका मेन हुआ है। और ज्यादातर बहन जी ने 14 अप्रैल को लेकर मेन वो थी कि 14 अप्रैल का कार्यक्रम है, बाबा साहब की जो जयंती है उसको सफल बनाना है। तो उसमें 18 के 18 मंडलों को यहाँ बुलाया गया है और 18 के 18 मंडलों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो 14 अप्रैल को माननीय बाबा साहब का जो जयंती है उसको सफल बनाने का कार्य किया जाए। तो मतलब एक बड़ी हुंकार जो है वो 14 अप्रैल को बीएसपी द्वारा लखनऊ से हुंकार भरी जाएगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आकाश आनंद जी की बात की जाए तो क्या कुछ उनकी भूमिका रहेगी? क्या इन तमाम चीजों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई? 14 अप्रैल के बाद आकाश आनंद जी हर जनपद में जाकर रैली करेंगे। और जब से आकाश आनंद जी का वो बढ़ा है तब से युवाओं में एक नया जोश आया है। आकाश आनंद जी वाकई में बहुत प्रभावशाली नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के, और हकीकत में युवा नेता हैं। जैसे और पार्टियां 50 साल 60 साल के युवा को भी युवा कहती हैं, लेकिन आकाश आनंद जी अभी मात्र 29 वर्ष की उम्र है उनकी, और प्रखर वक्ता है और जबरदस्त पार्टी के मूवमेंट और मिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार पीढ़ियों को लेकर बैठक कर रही है, रैलियां कर रही है। ऐसे में अभी बात करें जो तो बीएसपी के जो नेता थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, वो भी सपा में शामिल हुए। तो इन तमाम चुनौतियों को कैसे देख रही है बसपा? नहीं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी से इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी तो कांग्रेस में भी रहे हैं, कांग्रेस के बाद सपा में भी गए हैं। हमारी पार्टी क्या है, जो अब ऐसे तो दलित की बात समाजवादी पार्टी भी करती है, उसकी भी करती है, पर उन्होंने जितना भी काम किया है दलितों के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने मान्यवर काशी राम साहब की जयंती बनाने का काम किया। अभी हालांकि जयंती कहीं दिखी नहीं हमें, कहाँ भी बनी हुई है, लेकिन जो कासगंज जिला है उसका नाम मान्यवर काशी राम जी के नाम से रखा था, वो हटाने का काम किया है। मेडिकल कॉलेज जो बना था उसको हटाने का काम किया है। जो छुट्टी माननीय बहन जी ने दी थी उस छुट्टी को हटाने का काम उन्होंने किया है। तो वो तो पूर्णतः ये मान लीजिए दलित विरोधी और दलित के सामान्य विरोधी, हर विरोधी उन्होंने काम किया है। किसी भी समाज को वो साथ में लेके नहीं गए हैं, लेके गए हैं लेकिन केवल मीडिया के मंच के माध्यम से लेके गए हैं, उसके धरातल पर उन्होंने कुछ नहीं किया है। अपना परिचय दे दिए, क्या इस बार 2027 में कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं आप? जी, मैं 219 माधोगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। माननीय बहन जी ने आशीर्वाद दिया और ये सीट जीतकर माननीय बहन जी की झोली में देने का काम करूंगा, और 2027 में माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये बीएसपी बैठक से निकले हैं नेता हैं, जिन्होंने साफ तौर से बताया है कि इस बैठक में रणनीति बनाई गई कि आखिर 2027 के चुनाव की किस तरह की तैयारी होंगी, और साथ साथ आकाश आनंद की क्या कुछ भूमिका रहेगी इस चुनाव में, इन तमाम चीजों को लेकर भी चर्चा हुई। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं अबू तलहा, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। बहन जी ने पिछली बार जो मान्यवर साहब का जो कार्यक्रम था तो उसको 9 अक्टूबर का नहीं, जो 15 मार्च का था, तो उसको 2 जगह बांटा था। 6 मंडल नोएडा में थे और 12 मंडल लखनऊ में थे।
इस बार 18 के 18 मंडल जो हैं वो लखनऊ आएंगे। बहन जी ने ये निर्देश दिया है और आगे की विधानसभा की तैयारी के लिए पूरी पार्टी को कमर कसने की हिदायत दी है। और बहुजन समाज पार्टी जो है वो डिसिप्लिन्ड पार्टी है, तो बहन जी ने कहा है कि आप लोग संयमित रह करके ही काम करें, डिसिप्लिन में रह के काम करें और बूथों की कमेटियों की तैयारियां करें। तो क्या ये 14 तारीख को मायावती जी खुद आएंगी, ऐसा कुछ निर्देश? जी, बहन जी का ये निर्देश नहीं है। बहन जी ने कहा है कि महापुरुषों के जो जन्म दिवस होते हैं उनको एक उत्सव के रूप में, एक त्योहार के रूप में मनाना चाहिए और सब लोग अपने बच्चों को लेकर के, परिवार को लेकर के सब लोग आएं। और 14 तारीख को लखनऊ में ही कार्यक्रम होगा। नाम और पद? मैं डॉक्टर अविन शर्मा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, सादाबाद हाथरस। राजधानी नई दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नक्सलवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बसपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति को राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर रखा है। उन्होंने कहा है कि चाहे इस्लामिक जिहादी आतंकवाद हो या नक्सलवाद, कांग्रेस का इन मुद्दों पर सख्त कॉर्नर रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस के प्रशासन में पशुपति से तिरुपति तक रेड कॉरिडोर फैलाने दिया गया और नक्सलवाद को वैचारिक समर्थन मिला। पूनावाला ने दावा किया है कि अब हालात बदल चुके हैं और रेड कॉरिडोर घटकर ग्रोथ कॉरिडोर में तब्दील हो रहा है। उन्होंने इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को जिम्मेदार बताया। फिलहाल इस बयान के बाद सियासी घमासान और तेज होने की संभावना है और अब विपक्ष की प्रतिक्रिया पर सबकी नजरें टिकी है। साथ ही सर उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह पहले नक्सलियों का समर्थन करती थी और इंदिरा गांधी के समय ये विचारधारा सबसे ज्यादा पनपी है। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा वोट बैंक नीति और राजनीति को राष्ट्र नीति और राष्ट्र सुरक्षा के ऊपर रखती है। इसीलिए चाहे इस्लामिक जिहादी आतंकवाद हो, अफजल याकूब हो या नक्सलिज्म हो, इसके प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। और वोट बैंक कंसिडरेशन के चलते उन्होंने पशुपति से तिरुपति तक रेड कॉरिडोर बनने दिया और नक्सलिज्म का लगातार वैचारिक स्तर पर समर्थन किया। आज वो रेड कॉरिडोर घटकर कटकर समाप्त होकर ग्रोथ कॉरिडोर बना है। 150 जिलों में नक्सली प्रभावित था, आज वो कुछ चंद मुट्ठी भर है और नक्सल मुक्त भारत बनता जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज की मोदी जी की, अमित शाह जी की सरकार का क्लियर कट एजेंडा है जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर। पर कांग्रेस जो बोलती थी इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है नक्सलिज्म, वो क्या करती थी? वो बोलती थी नक्सलिज्म के साथ बातचीत करो, नक्सली को मारो मत। फिर वो बोलती थी कि देखो नक्सली को जेल से छोड़ देना चाहिए। 2013 में जयराम रमेश ने नक्सलियों के लिए लेटर लिखा था। फिर विनायक सेन जैसे नक्सली को, कन्विक्टेड व्यक्ति को प्लानिंग कमीशन में लेने का काम सोनिया गांधी ने किया था। नक्सली शहीद है और आर्मी और जवान के जो लोग उनको मारते हैं वो खराब है, ये कन्हैया कुमार और सुप्रिया श्रीनेत जैसे नेता बोलते हैं। फिर किस प्रकार से नक्सलिज्म को पालने पोसने के लिए उनको लगातार वैचारिक स्तर पर एनएसी से भी समर्थन दिया गया। और राहुल गांधी ने तो एयर पोल्यूशन के नाम पर जो वीडियो ट्वीट किया उसमें हिडमा के समर्थकों को डाल दिया। तो ये दिखाता है कि राहुल गांधी बीजेपी का विरोध करते करते आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं। खबर आ रही है लखनऊ से, जहां आईपीएल 2026 मैच को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इकाना स्टेडियम में होने वाले मैच के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। पूरे स्टेडियम में 3 सुपर जोन, 6 जोन और 16 सेक्टर में बटा गया है ताकि हर गतिविधि पर नज़र रखी जा सके। सुरक्षा के लिए डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी
स्तर के अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। खास तौर पर महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 130 महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा PAC, RAF, ATS और BDDS और डॉग स्क्वाड को भी सुरक्षा में लगाया गया है। मैच के दौरान CCTV कैमरों और ड्रोन के जरिए 24 घंटे निगरानी की जाएगी, जिसकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जाएगी और वही VVIP खिलाड़ियों और आम दर्शकों के लिए अलग अलग रूट प्लान तैयार किया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था को भी 2 सुपर जोन और 3 जोन और 9 सेक्टर में विभाजित किया गया है। साथ ही ट्रैफिक डाइवर्जन और पार्किंग के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। लखनऊ पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें। देखिए, IPL 2026 की शुरुआत हो चुकी है और लखनऊ में कुल 7 मैचेस यहाँ पे होंगे जो अप्रैल और मई में रहेंगे। कल 1 तारीख को यहाँ दिल्ली की टीम के साथ मैच होगा और जैसा आप समझते हैं कि पूरा स्टेडियम जिसकी कैपेसिटी करीब 50,000 है, उतने लोगों का क्राउड कंट्रोल, जो टीमें हैं उनकी सुरक्षा और इतने लोगों के आवागमन को लेकर यातायात व्यवस्था एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसको लेकर हमारी टीमें और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो करीब 15 से 20 दिनों से वो तैयारियां चल रही हैं। इस पूरी पुलिस व्यवस्था में हम लोगों ने सुरक्षा के हिसाब से इसको पूरे 3 सुपर जोन में विभक्त किया है, जिसको कि SP रैंक के अधिकारी मॉनिटर करेंगे और 6 जोन तथा 16 सेक्टर्स जो है हम लोगों ने इसमें बनाए हैं। साथ ही साथ यातायात व्यवस्था चूंकि चुनौतीपूर्ण रहेंगी, काफी संख्या में लोग स्टेडियम की तरफ गाड़ियों से और आएंगे, तो इस चीज को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक यातायात व्यवस्था स्टेडियम के आसपास और पूरे जनपद में भी की गई है। इसमें कुल 2 सुपर जोन, 3 जोन, 9 सेक्टर और 24 सब सेक्टर हम लोगों ने तैयार किया है, ताकि VVIP मूवमेंट, प्लेयर्स की मूवमेंट और दर्शकों की मूवमेंट सुगम हो सके। साथ ही साथ वहाँ पार्किंग की व्यवस्था जो है वो भी की बनाई गई है, जहाँ दर्शकों की गाड़ियां पार्क होंगी और उसके संबंध में जो डाइवर्जन प्लान है वो तैयार कर दिया गया है, ताकि किसी भी व्यक्ति को असुविधा न हो। मैं लोगों से आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि जो पार्किंग की सुविधा बनाई गई है और जो रूट निर्धारित किए गए हैं उसको पालन करेंगे तो सभी व्यक्तियों को सुविधा होगी। पूरी टीम, पूरी पुलिस बल साइनेजेस के साथ साथ PA सिस्टम लगाकर हम लोग प्रत्येक इंपॉर्टेंट जगह पर लोगों को गाइड करने के लिए, उनको उनकी यातायात, उनकी जो ट्रैफिक फ्लो है उसको बेहतर करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। इस पूरे व्यवस्था में हमें बाहर से भी काफी फोर्स मिले हैं। करीब 6 कंपनी PAC, ATS की कमांडो टीम, पुलिस की QRT टीम और जो है वो ड्रोन सिस्टम से निगरानी जो हम लोगों ने अपनी QRT इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई हुई है। इसमें CCTV की मॉनिटरिंग लगातार हमारी टीम करेगी, जिसके लिए कंट्रोल रूम बना हुआ है। ड्रोन से मॉनिटर करते रहेंगे ताकि भीड़ का मूवमेंट, ट्रैफिक का मूवमेंट लगातार रियल टाइम हम लोग प्लान कर सके। और इस पूरी व्यवस्था में जो हमारे DCP जोनल अधिकारी हैं वो सब के साथ रिजर्व पुलिस बल है, ताकि किसी भी एक्सीजेंसी में हम उसको देख सके, उसको कैटर कर सके। मैं जनपद वासियों से अपील करूंगा कि बहुत ये मैच इंटरटेनमेंट का भी सोर्स है, साथ ही साथ लखनऊ में मैच होना लखनऊ के लिए भी गौरव की बात है। हम सब लोग जो दिशा निर्देश है उसका पालन करें। जो गाइडलाइंस बुकिंग टिकटिंग सिस्टम में आपको दिए गए हैं कि कौन कौन से सामान नहीं लाने हैं, प्रोहिबिटेड आइटम, उसको नहीं लाएं, ताकि जो है किसी प्रकार की असुविधा आपको मैच के दौरान ना हो। आप इसको एंजॉय करें। पूरी पुलिस टीम, लखनऊ की टीम, UP पुलिस
तैयार है आपके सुखद अनुभव के लिए। धन्यवाद। खबर आ रही है बेरहामपुर से, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। टीएमसी उम्मीदवार नारू गोपाल मुखर्जी ने पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी पर तीखा हमला बोला है। नारू गोपाल मुखर्जी ने कहा है कि अधीर रंजन चौधरी 25 साल से सांसद रहे, लेकिन 2024 में हार गए और इसी कारण अब वे विधानसभा चुनाव में उतार रहे हैं। और उनका कहना है कि चौधरी कोई अहम विषय नहीं है, वे केवल अपने सर्वाइव के लिए मैदान में है। और उन्होंने स्पष्ट किया है कि अधीर रंजन चौधरी जीतकर ना तो मुख्यमंत्री बनेंगे और ना तो नेता प्रतिपक्ष। और इस विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला ममता बनर्जी और बसपा के बीच है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस और सीपीआई अब इस क्षेत्र में कोई भूमिका नहीं रखते। हुमायूं कबीर या असदुद्दीन अवैसी जैसी हस्तियों की भी यहाँ कोई प्रभावी भूमिका नहीं है। इस बयान से चुनावी लड़ाई का स्वरूप और स्पष्ट हो गया है कि बेरहामपुर में मुकाबला मुख्य रूप से टीएमसी और बसपा के बीच है। ये मुश्किल नहीं है। पहले जो आपने क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा रिवाइज करता हूं। अधीर जो है एक सिटिंग एमपी था सिंस 25 ईयर्स से। वो 2024 में वो डिफीट हो गए, एक्चुअली वो लॉस हो गए, इसलिए वो हार के असेंबली में उतर रहा है। एक्चुअली उसका जो डिमोशन हो गया, ये पहले क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था। तो इसलिए अधीर यहाँ कोई इशू नहीं, इसलिए अधीर इशू होता तो 24 में वो जीत जाते, खास करके बहरमपुर असेंबली से। उसका जो 2029 में और 2019 में उसका जो लीड था 91,000 और 2024 में उसका लीड है ओनली 8,000। तो कितना स्लैश डाउन हो गया ये रिजल्ट के हिसाब से आप देख लीजिए। तो अभी जो अधीर यहाँ चुनाव उतर रहा है उसका असेंबली भी नहीं है। ये सिटिंग एमएलए सुब्रत मोइत्र है बीजेपी का, यहाँ का चेयरमैन मैं हूँ। अभी वो एक विक्टिम पॉलिटिशियन है, इसलिए उसका पास प्रदेश कांग्रेस सभापति भी नहीं है, उसका पास एमपी टैग भी नहीं है। वो एक पॉलिटिकल विक्टिम पर्सनालिटीज है जो अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी पॉलिटिकल क्रेडेंशियल को संभालने के लिए वो मैदान में उतरा हुआ है। लेकिन ये सब समझता है वो जीत के चीफ मिनिस्टर भी नहीं होगा, वो जीत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सीपीएम और कांग्रेस वही उसका वैल्यू नहीं है वेस्ट बंगाल का इस वोट में, असेंबली वोट में। ममता बनर्जी के साथ फाइट है तो बीजेपी का साथ फाइट है। तो बीजेपी ऑपोजिशन में, ममता बनर्जी सिटिंग में होगा, क्वीन में सत्ता पे होगा। तो अधीर इंडिविजुअल कोई यहाँ मायना नहीं रखते। एसआईआर को लेकर इतना कुछ हुआ, मालदा मुर्शिदाबाद एक ऐसी जगह है जो बॉर्डर से भी नियर बाय है, यहाँ ये कहा जा रहा है कि कई लोगों के वोट कटे हैं। आपकी नॉलेज में क्या ऐसे वोट हैं जो यहीं के निवासी हैं लेकिन फिर भी एसआईआर में उनका नाम नहीं है? ये तो है। ये हमारा असेंबली में कुल मिला के 8,500 था, तो हम बहुत कोशिश करके 8,500 में 8,000 माइनॉरिटी वोटर भी था, तो हमने कोशिश करके 5,000 जो लीगल डॉक्यूमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, उसमें हम डाल के एडजुडिकेशन में जो था उसका बाद वो अलाउ हो गया। जो 2,500 जो अभी रिमेनिंग है उसको भी हम सिट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन बाय सुप्रीम कोर्ट। चैलेंजिंग है ये आपके लिए, क्योंकि एक तरफ हुमायूं कबीर कल रैली करने जा रहे हैं, उनका कोर फोकस जो है मुस्लिम वोट पर है, ओवैसी साहब आने वाले हैं, और आपको लगता है कि यहाँ का जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो डाइवर्ट होगा उधर भी और आपकी तरफ भी? हाँ, ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली मुर्शिदाबाद में 22 असेंबली है, उसमें बहरमपुर जो असेंबली है ये 78% हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, 22% माइनॉरिटी वोटर है। तो यहाँ जो 22% माइनॉरिटी वोटर में हुमायूं कबीर का कुछ रोल नहीं है। यहाँ जो कोर बैंक है टीएमसी का, दौलताबाद गुरदासपुर में ये टीएमसी का ही है, और जो हिंदू डेमोग्राफी है, हिंदू एरिया में इसका जो असेंबली का डेमोग्राफी है, यहाँ हुमायूं का कुछ इशू नहीं है, यूएससी का भी कुछ इशू नहीं है। यहाँ जो इशू है बीजेपी और तृणमूल का, इसमें कांग्रेस और सीपीएम दोनों ही
आज का डेट में वैल्यूलेस है। बड़ी खबर आ रही है तिरुवनंतपुरम से, जहां सबरीमाला विवाद और राजनीतिक आरोपों को लेकर सियासत गर्मा गई है। केरल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी झूठ बोलने में माहिर है। राजीव चंद्रशेखर ने बताया है कि बचपन्ना पार्टी भाजपा है और उन्होंने आरोप लगाया है कि 2018 और 19 में सीपीएम, जिन्होंने पिछले 3 और 4 सालों में कई बार सोनिया गांधी से मुलाकात की। और राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने 2018 से 19 में सबरीमाला की रीतियों में बाधा डालने का समर्थन किया और भाजपा इस मामले में केवल श्रद्धालुओं के पक्ष में खड़ी है। Now, how do I react to Rahul Gandhi saying yet another lie? I don't know. I mean, he's a world record holder for talking lies. He's a world record holder in terms of a political leader trying to fool the people that he is supposed to serve. Or he's totally ignorant. Rahul Gandhi either has not been briefed or has been briefed and therefore he's lying. The BJP NDA's Nilabad position on Sabrimala is very clear and it's been very clear from 2018 that the only political party that is sincerely and transparently committed to protecting the faith of all the Vishwasis in Kerala is the BJP NDA. It was true in 2018 when the CPM and the Congress together wanted to send the Tandri to jail. CPM and Congress together wanted to send the BJP state president who was fighting the CPM to jail. It was the CPM and the Congress together who supported women's entry into Sabrimala. Let us be very, very clear. The Congress party supported the disruption of the rituals of Sabrimala in 2018-2019. Number one. Number two, the most recent insult to the Vishwasis of Sabrimala was the 4.5 kilos of gold being stolen from Sabrimala. Who is the main accused? Unnikrishnan Potti. Who is the Unnikrishnan Potti going and meeting 5 times, 6 times in the last 3-4 years? Sonia Gandhi. Why? What is Sonia Gandhi got to do with Sabrimala and Pathanamthitta district? So the Congress party, whenever they have something to hide, they think it is a very clever strategy to go on the front foot and try and create a new story and a new narrative. It will not work. It may work in Telangana. Malayalis are smart. Malayalis are intelligent. Malayalis know what the truth is. Malayalis will never believe this airdropped ex-MP coming here and trying to lie to them. 100% I can tell you, this is Congress's desperation. They know they are not going anywhere with their election. 40 seats is where they are stuck, out of which 25 is Indian Union Muslim League. They are going nowhere because the people have seen through their double standard, hypocritical, corrupt politics that revolves, almost centered and revolves completely around Jammu. फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहिए होम टीवी भारत।